आइए अब देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया की। पहला है तत्व को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जो क्रियाशील संयोजकता है उन्हें जब उनका कोष पूर्ण होता है तो उनके आधार पर उन्हें हम देखते हैं। और दूसरा है धातु संयोजकता, कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु जो होते हैं अपने संयोजकता मतलब बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धन आयन बनाते हैं। और तीसरा जो है अधातु संयोजकता मतलब अपने सबसे बाहर कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऋणायन बनाते हैं। और ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। मतलब इनमें धातु जो होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है और अधातु जो होता है धातु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मेशन दिखाएंगे। सोडियम जो NaCl है इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 होता है, 281। इसके बाहर कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पर एक है। और क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 हो जाता है। अब क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 हो जाएगा, 287 हो जाएगा। फिर अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर का जो है अगर क्लोरीन को दे दे तो इसका बाहर देखिए 28 हो जाएगा। और अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका भी 8 हो जाएगा, तो दोनों का स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इस प्रकार जो धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन होता है। यानी धातु अपना इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आइए देखते हैं अब आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुणधर्म हैं। भौतिक प्रकृति की है, यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी भौतिक प्रकृति जो होती है वो ठोस, कठोर और भंगुर होती है। भंगुर मतलब जल्द ही टूट जाती है। और दूसरा जो है गलनांक एवं क्वथनांक, यह अधिक होता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। और तीसरा है घुलनशील। घुलनशील लिखते हैं, क्या है घुलनशील? जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में घुलनशील। आयनिक यौगिक जो होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं परंतु पेट्रोल एंड केरोसिन मतलब मट्टी का तेल में घुलता नहीं है आयनिक यौगिक। चौथा जो है विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जब ये आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं तो वे विद्युत का चालन करने लगते हैं, मतलब उनमें करंट प्रवाहित होने लगती है। अब देखते हैं धातु की प्राप्ति या धातु की मतलब धातु को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं खनिज क्या है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो भी तत्व या यौगिक को हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो धातु होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हें निकालना लाभकारी होता है। जब खनिज को निकालना लाभकारी होता है तो उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अब देखते हैं गैंग क्या है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उन्हें गैंग कहते हैं। जो भी पृथ्वी से हम अयस्क निकालते हैं उनमें बहुत से रेत मिट्टी आदि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनमें लगी रहती हैं, उन्हें ही हम गैंग कहते हैं। धातु की प्राप्ति देखते हैं। धातु को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं? उसको का शुद्धिकरण करके हम खनिज को अलग कर सकते हैं। धातु का निष्कर्षण करके हम खनिज को प्राप्त कर सकते हैं और धातुओं का परिष्करण के द्वारा भी हम खनिज को प्राप्त कर सकते हैं।
आइए पहला देखते हैं अयस्कों का समृद्धीकरण। अयस्क जो होते हैं उनमें गैंग मिले रहते हैं। जब हम उन्हें निकालते हैं तो उन्हें अयस्क का समृद्धीकरण कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलग हम कर सकते हैं। पहला जो है पानी से साफ करके हम अयस्क को अलग कर सकते हैं। छान कर भी हम अयस्क को अलग कर सकते हैं। रसायनों का उपयोग करके भी हम अयस्क को अलग कर सकते हैं। चुंबक के द्वारा भी हम अयस्क को अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है धातु का निष्कर्षण करके कैसे हम अलग कर सकते हैं। अधिक क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो है ये अधिक क्रियाशील धातु हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। ये जो धातु है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। इन्हें हम विद्युत अपघटन द्वारा अलग कर सकते हैं। और दूसरा जो कम क्रियाशील, ऐसे धातु जो कम क्रियाशील है जैसे जिंक और आयरन, ये जो है कम क्रियाशील है। इनको सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में इनमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, कार्बन द्वारा साफ किया जाता है। और तीसरा जो है कम क्रियाशील, गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी, ये जो है कम क्रियाशील धातु हैं। ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ये कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण निस्थापन कहलाता है। जब कार्बोनेट द्वारा अयस्क से धातु को अलग करते हैं तो उन्हें निस्थापन कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना भर्जन। जब हम सल्फाइड द्वारा अयस्क से धातु को अलग करते हैं तो उन्हें हम भर्जन कहते हैं। ये हमेशा भर्जन और निस्थापन जो है ये हमेशा पूछे रहते हैं। इनमें देखिए जब कार्बोनेट द्वारा अयस्क से धातु को अलग करते हैं तो निस्थापन कहते हैं। जब सल्फाइड द्वारा अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो वो भर्जन कहते हैं। संचालन, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में जाने से संक्षारित हो जाती है। जो भी धातु होती है जब वे अम्ल के पास या आर्द्रता मतलब नमी, जब उनमें कोई नमी आ जाती है या वायु के संपर्क में आने से वह संक्षारित यानी खराब हो जाती है। वही देखते हैं पहला सिल्वर, वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। सिल्वर जो होता है जब वायु की संपर्क में आता है तो वह काले रंग का हो जाता है। कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जब कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का बनाता है। अब लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो लोहा होता है जब वह नमी और वायु के संपर्क में आता है तो उन लोहा पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आइए देखते हैं इसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। संक्षारण से सुरक्षा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। उनमें पेंट लगा दिया जाता है, धातु में पेंट लगा दिया जाता है या तेल लगा दिया जाता है। यदस्लेपन एक प्रक्रिया है। आइए देखते हैं क्या है। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जब लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो यह प्रक्रिया यदस्लेपन कहलाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिनके द्वारा लोहा में जंग नहीं लगता है। देखते हैं धातु। जब धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे उपधातु कहते हैं। मतलब उनमें धातु का भी गुण हो और उनमें अधातु का भी गुण हो। जब दोनों साथ साथ होते हैं तब उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, आर्सेनिक और टीन आदि जो है ये सभी उपधातु है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? यह दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है तो उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। आइए देखते हैं जैसे पीतल है। पीतल में कॉपर और जिंक दो धातु जुड़े रहते हैं। इनमें कॉपर 70% और जिंक 30% जुड़े रहते हैं पीतल में। इसी प्रकार कृत्रिम गोल्ड जो है उनमें कॉपर और एल्यूमिनियम दो धातु पाया जाता है। कॉपर उनमें 90% होता है और एल्यूमिनियम उनमें 10% होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।